अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हमारी वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एबनॉर्मल क्रिमिनल के हवाले से। एबनॉर्मल क्रिमिनल क्या होता है? एबनॉर्मल क्रिमिनल को हम उर्दू में गैर रिवायती मुजरिम बोलते हैं और इसकी दो एग्जाम्पल्स होती हैं। गैर रिवायती मुजरिम की सबसे पहली एग्जाम्पल ये होती है साइको क्रिमिनल, जिसको हम उर्दू में नफ्सियाती मुजरिम बोलते हैं, और दूसरी एग्जाम्पल इसकी ये होती है जहनी मुजरिम, जिसको हम इंग्लिश में मेंटल क्रिमिनल बोलते हैं। ये जो आज मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ ये एक घर से मुंसलिक है। जिस घर के अंदर 3 अफराद होते हैं, 3 अफराद में से एक कमसिन बच्चा जिसकी उम्र 16 साल होती है और वो बच्चा 9th क्लास का स्टूडेंट होता है। 9th क्लास का स्टूडेंट और वो कमसिन बच्चा किस तरीके से जुर्म की दुनिया में कदम रखता है और वो क्यों एक एबनॉर्मल क्रिमिनल बनता है, क्या वजूहात होती हैं, क्या कंडीशन होती हैं जिस बिना के ऊपर वो एक एबनॉर्मल क्रिमिनल बनता है। ख़वातीन और हज़रात, ये स्टोरी कराची में वाक़ मलीर के इलाके की है। इस घर के सरबराह कामरान साहब थे। कामरान साहब एक प्राइवेट जॉब करते थे। कामरान साहब की अहलिया, जिनका नाम रुकैया था, वो हाउसवाइफ थी। कामरान साहब का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम फैज़ान था। फैज़ान एक अच्छा स्टूडेंट, एक फर्माबरदार बच्चा था। फैज़ान अपनी वालदा यानी रुकैया बीबी का बहुत चहीता था और रुकैया बीबी उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी और उसको अपने हमेशा सीने से लगा कर रखती थी। रुकैया बीबी को अरसा दराज से सीने में जलन की तकलीफ़ रहती थी और उनको बुखार भी रहता था। एक दिन रुकैया बीबी के सीने में काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हुई, जिस पर कामरान साहब अपनी वाइफ रुकैया बीबी को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर साहब ने उनको मेडिसिन लिख के दी, जिस पर उनको वक्ती आराम आ गया था, मगर वो सिर्फ वक्ती आराम आया था, मगर उनका दर्द सही नहीं हो रहा था। कामरान साहब ने जब देखा कि उनकी बीवी का दर्द सही नहीं हो रहा और उनका बुखार ख़त्म नहीं हो रहा, तो कामरान साहब ने फिर डॉक्टर की तरफ रुजू किया और डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट लेके अपनी बीवी को चेकअप के लिए लेके गए। डॉक्टर साहब ने उनकी बीवी को टेस्ट लिख के दिए कि आप अपनी बीवी के टेस्ट करवाएं और उनको ये डायग्नोस करवाएं कहीं उनको ब्लड कैंसर तो नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन में डॉक्टर ने कहा था इस सिचुएशन में ब्लड कैंसर की अलामतें ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जिसके सीने में जलन और बुखार उसको रहे तो उसको ज़्यादातर ब्लड कैंसर का खदशा होता है। कामरान साहब वही करते हैं, अपनी बीवी के सारे टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट करवाने के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उनकी बीवी को कैंसर डायग्नोस हो चुका होता है। कामरान साहब ये बात अपनी बीवी और अपने बच्चे फैज़ान को नहीं बताते। कामरान साहब ने ये बात उनको इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उनकी बीवी इस चीज़ की और ज़्यादा टेंशन ले लेती, वो और ज़्यादा बीमार हो जाती। बट कामरान साहब ने ये बात उनको नहीं बताई थी। ये बात डॉक्टर को और कामरान साहब को पता थी। इनके बच्चे फैज़ान को भी ये बात नहीं पता थी, क्योंकि फैज़ान एक कमसिन लड़का था और एक छोटा बच्चा था। तो कामरान साहब ने उसको इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो बच्चा अभी अपना फ्यूचर बना रहा था और वो इस चीज़ की टेंशन लेके और डीप में चले आता। कामरान साहब ने इसी बिहाफ पर अपने बच्चे को और अपनी बीवी को ये सब चीज़ें नहीं बताईं। एक दिन रुकैया बीबी, जो कामरान साहब की अहलिया थी, उनको सीने में काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। कामरान साहब अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि क्या नाम है, इनके काफ़ी ज़्यादा अब जलन महसूस होना शुरू हो गई है। डॉक्टर ने, जिस पर कामरान साहब ने ये बात छुपाई थी अपनी बीवी से, मगर डॉक्टर रुकैया बीबी को ये बात बता देते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है। रुकैया बीबी जिस पर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में आ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा ही डीप में चली जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके घर में बहुत सी टेंशनें शुरू हो गई और फैज़ान, जो रुकैया बीबी का बेटा था, जो कामरान साहब का बेटा था, वो अपनी माँ की बहुत खिदमत करता है। वो अपनी माँ को ये आशीर्वाद देता है और उनको ये बताता है कि अम्मी आपको कुछ नहीं होगा, आपका साया हम पर सलामत रहेगा। लेकिन कामरान साहब को ये बात पता होती है कि डॉक्टर उनको बता चुके हैं कि आपकी बीवी के चांसेस बचने के लिए कम हैं। कामरान साहब की कोई इतनी ख़ास आमदनी नहीं थी और ना उनके इतने अच्छे वसाइल थे कि वो अपनी बीवी का इलाज एक अच्छे अस्पताल से करवा सकें। कामरान साहब ने अपनी बीवी को जब बताया और कि उनसे पूछा कि मैं आपका इलाज करवा रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, जिस पर रुकैया बीबी ने उनको बोला कि अल्लाह ताला ने जितनी मेरी ज़िंदगी लिखी होगी मैं उतना जी सकती हूँ,
इससे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जी सकता, क्योंकि वाकई में और ये बात हकीकत है कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। अल्लाह ताला जिसकी जितनी लिखता है उसको उतनी दुनिया में गुजारनी होती है। तो एक दिन रुकैया बीबी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि रुकैया बीबी बिल्कुल ही बेड पे आ चुकी थी। रुकैया बीबी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था कि रास्ते में रुकैया बीबी ने अपने शौहर कामरान साहब से बोला कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे बच्चे फैज़ान का बहुत ख्याल रखेगा और उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देगा। जिस पर कामरान साहब अपनी बीवी को आसरा देते हैं कि इंशाल्लाह ताला आपको कुछ नहीं होगा। बट रास्ते में ले जाते हुए रुकैया बीबी अपना दम तोड़ देती हैं और वो इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाती हैं, जिसका सबसे ज़्यादा गम उनके बेटे फैज़ान को होता है, क्योंकि फैज़ान जो है अपनी माँ से बहुत अटैच था। फैज़ान हर बात अपनी माँ से शेयर करता था, उसको कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो वो अपनी माँ से फरमाइश करता था। तो फैज़ान को इस चीज़ का ज़्यादा एहसास हुआ था। कामरान साहब जो है फैज़ान की ये हालत देखकर, क्योंकि फैज़ान जो है वो बहुत डीप में चले जाता है और वो जो है किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो बहुत अपसेट रहना शुरू हो जाता है। फैज़ान जो है वो अपनी एजुकेशन से भी पीछे हटता चला जाता है और वो पढ़ाई में भी दिल नहीं लगाता। यही चीज़ देखते हुए कामरान साहब जो हैं वो दूसरी शादी करते हैं। दूसरी शादी जब करते हैं, उनकी दूसरी अहलिया का नाम सीमा होता है। सीमा एक शादीशुदा औरत थी, इसका एक बेटा था जो कि 4 साल का था। सीमा का शौहर रोड एक्सीडेंट में जहाँ बाग हो जाता है, जिस पर सीमा जो है वो कामरान साहब से शादी कर लेती हैं। सीमा जो है वो कामरान साहब से शादी करने के बाद उनके साथ ही रहती हैं और कामरान साहब सबसे पहले सीमा को ये बोलते हैं कि आपने मेरे बच्चे फैज़ान का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये मेरा बच्चा बहुत डीप में चला गया है। फैज़ान ने अभी रिसेंटली 9th क्लास का इम्तिहान दिया था और 9th क्लास में उसको अच्छा पोजीशन मिली थी, यानी अच्छे नंबर से उसने 9th क्लास का इम्तिहान पास किया था, जिस पर कामरान साहब अपने बच्चे से बहुत खुश होते हैं और उसको एक बाइक दिलाते हैं कि वो अपने स्कूल आने जाने के लिए अब बाइक पे यूज़ करें। ये देखकर कामरान साहब की दूसरी बीवी सीमा वो बहुत जेलस होती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपने बच्चे को इतना सर पे क्यों चढ़ा रहे हैं, यानी उसकी इतनी फरमाइशें क्यों पूरी कर रहे हैं। वही होता है जो सौतेली माँ का सबको डर होता है। सीमा जो है वो फैज़ान के ऊपर जुल्म शुरू कर देती है। फैज़ान जब स्कूल से आता है तो सीमा उससे सारे घर के काम करवाती है और उसके ऊपर तशद्दुद भी करती है, यानी उसको मारती भी है और उससे सारे घर के काम करवाती है, जिस पर फैज़ान जो है वो अपने वालिद कामरान साहब से शिकायत करता है कि देखें ये मेरी जो दूसरी माँ है ये मेरे ऊपर जुल्म करती हैं और मुझसे सारे घर के काम करवाती हैं। जिस पर कामरान साहब जो है वो कोई एक्शन नहीं लेते, बट वो फैज़ान को समझाते हैं कि आपकी माँ है और ये आपकी भलाई के लिए कर रही हैं। फैज़ान उस दिन के बाद से अपने बाप को कुछ नहीं बताता और वो जो है अपने जहन में वो बातें रखना शुरू कर देता है, यानी वो मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है उस दिन से। फैज़ान के पास एक मोबाइल था जिससे वो अपनी घर की सारी बातें अपने दोस्तों से किया करता था। वो अपनी जो टेंशन होती थी सारी वो अपने स्कूल के दोस्तों को बताया करता था, जिस पर फैज़ान की जो सौतेली माँ थी सीमा, उसको एक दिन पता चलता है कि ये अपनी घर की सारी बातें जो है अपने दोस्तों से करता है। फैज़ान जो है वो उसके पास जो मोबाइल था वो सीमा उससे छीन लेती हैं कि तुम अब आइंदा किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। यही होता है, फैज़ान से जब मोबाइल चले आता है फैज़ान और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब कोई यानी बात हर सुख दुख उसके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं रहता। जिस पर फैज़ान अपनी माँ को, पहली माँ को, यानी उसकी जो सगी माँ थी रुकैया बीबी, उनको बहुत याद करता है और बहुत याद करके रोता है। ठीक है, क्योंकि फैज़ान इस टाइप का लड़का होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी हर फरमाइश पूरी हुआ करती थी। फैज़ान जो है वो और डीप में चले जाता है और जिससे वो और मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। एक दिन सीमा ने फैज़ान को कोई काम बोला था तो फैज़ान ने वो काम करने से इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरे ख़्याल से उन्होंने अपने घर का कोई काम बोला था, उन्होंने वो काम नहीं करा। जिस पर सीमा जो है वो जब कामरान साहब रात में ऑफिस से आते हैं तो वो ये सब चीज़ें उनको बताती हैं। कामरान साहब जिस पर बहुत गुस्सा होते हैं, अपने बच्चे को बहुत डांटते हैं और वो कहते हैं कि आपको अपनी मामा की हर बात माननी है और आपको हर चीज़ जो मामा बोले आपने वही करना है। फैज़ान जो है वो फिर और ज़्यादा ही
बदतमीज़ यानी बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो चुका होता है, यानी उसका जहन बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। फैज़ान को जो बाइक दी होती है उसके वालिद ने, तो फैज़ान उस बाइक के ऊपर अपने दोस्तों के पास जाता है और अपने दोस्तों से वो बातें करता है। एक दिन फैज़ान के साथ फैज़ान का दोस्त उसके घर पे आता है और वो उसकी दूसरी माँ को बोलता है कि आप उसके ऊपर इतना जुल्म नहीं करा करें और उसके साथ अच्छा सलूक रखा करें, क्योंकि फैज़ान की वालदा जो है फैज़ान का बहुत ख्याल रखा करती थी और फैज़ान उनका बहुत लाडला था, जिस पर सीमा जो है वो फ़ौरन तैश में आ जाती हैं और कामरान साहब से कंप्लेन करती हैं कि आपने जो उसको बाइक दिलाई थी ये उसके ऊपर आवारागर्दी करता है और अपने दोस्तों को घर लेके आता है और मेरी बेइज्जती करवाता है। कामरान साहब को ये सुनकर बहुत हैरानगी होती है और कामरान साहब फिर अपने बच्चे को डांटते हैं और उससे वो बाइक छीन लेते हैं, जिससे फैज़ान जो है वो और ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो जाता है। एक दिन कामरान साहब जो है अपने बच्चे को समझाते हैं कि फैज़ान आपने ये सब चीज़ें नहीं करनी, मगर फैज़ान के ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता, क्योंकि उसके बाप ने जो है उससे यानी उसकी के बात के ऊपर जब उसने पहली कंप्लेन करी थी तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया था, जिससे फैज़ान बहुत खफा होता है और वो अपने बाप को कोई बात नहीं बताता। एक दिन सीमा ने फैज़ान को उसके वालिद के ऑफ़िस जाने के बाद, कामरान साहब के ऑफ़िस जाने के बाद कमरे में बंद कर देती है और ना उसको खाना देती है ना उसको पीने को देती है, जिससे फैज़ान जो है वो और ज़्यादा ही यानी बिल्कुल ही वो मेंटल हो चुका होता है, यानी उसको सही गलत में फ़र्क ही नज़र नहीं आ रहा होता। वो इतना ज़हनी डिप्रेस हो चुका होता है, उसका जहन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। फैज़ान जो है ये बात भी अपने वालिद को नहीं बताता, क्योंकि उसने ये पहले भी बता के देख चुका था, क्योंकि उसके बाप ने कोई एक्शन नहीं लिया था इस चीज़ के ऊपर। फिर वही होता है कि एक दिन सीमा जो है, जो इस फैज़ान की सौतेली माँ है, वो फैज़ान को कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि बाज़ार से कुछ सामान लेके आओ। फैज़ान जो है वो घर से निकलता है और वो सामान लेने चला जाता है बाज़ार। जैन सामान के बजाय बाज़ार जाता है और वहाँ से तेज़धार छुरी घर लेकर आ जाता है। इसकी सौतेली माँ किचन में काम कर रही होती हैं और ये वही तेज़धार छुरी से अपनी सौतेली माँ पर वार करता है। जब फैज़ान अपनी सौतेली माँ पर वार करता है तो वो वार उसकी गर्दन में लगता है और उसकी सौतेली माँ सीमा मौके पर ही दम तोड़ देती है। फैज़ान जो है वारदात करने के बाद अपने घर में ही रहता है और वो अपनी माँ की लाश के पास बैठा होता है। शाम में जब कामरान साहब ऑफिस से आते हैं और वो घर में लाश देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और अपने बच्चे से पूछते हैं किसने किया है ये, तो उनका बेटा फैज़ान ये बोलता है कि ये कत्ल मैंने किया है। फैज़ान जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, जिस बिना पर उसने ये कत्ल कर दिया था, जिस पर फैज़ान के जो वालिद थे कामरान साहब, उन्होंने फ़ौरन पुलिस बुलाई और पुलिस जो है फैज़ान को फ़ौरन लेकर चली गई। जब ड्यूटी अफसर ने फैज़ान से ये पूछा कि तुमने ये क्यों किया है, तो फैज़ान ने सारी कंडीशंस उनको बताई कि मेरे ऊपर इस तरीके से जुल्म हुआ करता था और मैं मेंटली डिस्टर्ब था और मेरे जहन ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था कि मैंने इनको क्यों मारा है और किस बिना पर मारा है और मुझसे क्यों ये जुर्म हुआ है। जिस पर अदालत जो है वो पुलिस जो है फैज़ान को अदालत में पेश करती है और अदालत जैन को सज़ा सुना देती है। सज़ा सुनाने के बाद जैन जो कि कमसिन था, एक 17 साल का बच्चा था, उसको बच्चा जेल शिफ्ट कर देती है। इस स्टोरी से मैं तमाम उन वालिदैन को बोलूँगा कि जो अक्सर दूसरी शादी कर लेते हैं और अपने जो पहली बीवी से बच्चे होते हैं उनके ऊपर तवज्जो देना छोड़ देते हैं। तो मैं उन सब माँ बाप से बोलूँगा, अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो उसकी बात को गौर से सुने, ध्यान से सुने। उसकी अगर वो कोई कंडीशन रख रहा है अपनी, तो पहले उस कंडीशन को समझे। ये नहीं है कि बिल्कुल उस बच्चे की बात को इग्नोर कर दे। अब आप देखें, इस घर का एक बच्चा जो एक लाड प्यार से पला बच्चा था, वो किस तरीके से एक एबनॉर्मल क्रिमिनल बना और इस बच्चे को जो कंसीडर किया जाएगा वो मेंटल क्रिमिनल में किया जाएगा, जो एबनॉर्मल क्रिमिनल की दूसरी एग्जाम्पल है। तो मैं उन सभी माँ बाप से इल्तिमास करता हूँ कि अगर आपने कोई दूसरी शादी की है किसी भी वजह से, तो आपका जो पहली औलाद है
अगर उसके ऊपर कोई जुल्म सितम उसकी कोई सेकंड मदर या सेकंड फादर कुछ कर रहे हैं तो उस बच्चे की पहली ये बातें सुना करें, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है इस स्टोरी में कि उस बच्चे की सगा बाप उसकी बात नहीं सुन रहा था, जो कि उसका सगा बाप था। उसको सौतेली माँ से तो कुछ लेना ही नहीं था, मगर उसका जो सगा बाप था वो उसकी बात नहीं सुन रहा था, जिस पर वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया और वो रोया और अपनी माँ को पहली माँ को याद करना शुरू कर देता है। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जो दूसरी शादी करते हैं, तो काइंडली अपने पहले जो बच्चे हैं आपके, उनकी बात को सुना करें कि वो बच्चे क्या कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर और बेशतर मैंने देखा है कि जितने भी सौतेली माएँ होती हैं या बाप होते हैं, वो जो पहले बच्चे होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं। मगर ये ऐसा नहीं कि हर माँ हर बाप सौतेला वो ऐसा करता है, लेकिन कुछ 100 में से कुछ 10 ऐसे भी होते हैं कि जो उनका ख्याल रखते हैं। लेकिन अक्सर मेरी सामने जो केसेस आते हैं वो तो मैं ऐसे देखता हूँ कि जो है वो ज़्यादा जुल्म सितम करते हैं। मगर मैं दोबारा तमाम उनसे जो पेरेंट्स है जो दूसरी शादी करते हैं, मैं उनसे ये इल्तमास करता हूँ कि अगर आपने दूसरी शादी किसी वजह से की भी है तो आपका जो पहली औलादें हैं उन बच्चों की बातें सुना करें कि वो बच्चे क्यों इस तरीके से आपसे शिकायत कर रहे हैं। अगर वो शिकायत कर रहे हैं, उनकी बात जायज़ है, तो फिर आप उनकी शिकायत के ऊपर एक्शन लें कि आपने उनके साथ ऐसा क्यों किया। अपनी बीवी से पूछें, अपने शौहर से पूछें कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया। मेरे बच्चों के साथ आप इस तरीके से ना करें, ताकि बच्चों को ये हो कि बाप उनके साथ मुखलिस है, उनका हमदर्द है। इसी के साथ अपने मेज़बान अली गौरी को दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।